तो जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किन किन में होता है? तो ऑप्शन ए दिया है कि भारी वाहनों में होता है, ऑप्शन बी है रेल के इंजनों में होता है, और ऑप्शन सी है विद्युत उत्पादन में होता है कि इनमें से सभी। कि डीजल का उपयोग इनमें से सभी में होता है। तो डीजल का उपयोग किस में होता है? तो डीजल का उपयोग जो है वो भारी वाहनों में भी किया जाता है, रेल के इंजनों में भी पहले किया जाता था, मतलब होता है, ठीक है, होता था, अभी नहीं, बिजली से चलती है लेकिन होता है। वह विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब इज राइट जवाब डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट जवाब हो जाएगा हमारा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है, जो बैटरी होती है, सोलर पैनल, वो सौर ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो आप सभी जानते हैं कि जो सौर सेल बैटरी होती है, जिसमें सोलर लगा होता है, वो सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करके और उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो यही पूछा हमसे। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करती है किस में? तो विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? सोने की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 के सभी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है 29, ऑप्शन बी दिया है 89, ऑप्शन सी है 79, उसके बाद है ऑप्शन डी है 39। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोने का परमाणु संख्या क्या होता है? सोने का परमाणु इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोने की परमाणु संख्या क्या होता है? सोने का परमाणु संख्या 79 होता है, 79। इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? इसमें पूछा नहीं है, इसमें कौन है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? तो कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है दहन, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है भोजन का पचना, और ऑप्शन डी है अवक्षेपण। तो देखिए, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पूछा है कौन नहीं है, ये नहीं पूछा है कि है। दहन तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, श्वसन भी है, और भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण की ही अभिक्रिया होती है। और यहाँ पूछा है क्या कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, तो इससे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता जो है वो संयोजकता हमसे पूछा है कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? यहाँ पे दिया है 1, 0, यहाँ पर दिया है 2, और यहाँ पर दिया है 3। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑक्सीकरण की और नहीं, ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है 5.6, ऑप्शन बी है 5.6 से कम, और ऑप्शन सी है 5.6 से अधिक। अरे तो होगा ही नहीं, क्योंकि अम्लीय वर्षा जो है वो जो है 7 से कम ही ना होता है, तो ये 5 अधिक तो होगा नहीं। और ये तो है ऑप्शन डी है 7, पूरा 7 दे 7.0 मतलब 7, तो ये वो पक्का नहीं हुआ, क्योंकि जिसका 7 पीएच मान होता है वो क्षार होता है, नो सॉरी उदासीन होता है, ठीक है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान जो है वो 5.6 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा है। अम्ल का पीएच मान आपको बता दें कि अम्ल जो है, अम्ल देखिए सबसे पहले यहाँ 7, तो 7 का जो 7 जो है वो उदासीन होता है। उदासीन किसी भी जिसका पीएच मान 7 होगा ना, उसका मान उदासीन होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और जो है, और 7 से कम आएंगे ना तो अम्लीय वर्षा, एसिड हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इसका राइट
अगर ये 7 से कम है तो वो एसिड होगा यानी अम्ल होगा, और 7 से अधिक बोलेगा ना, 7 से अधिक बोलेगा तो हो जाएगा क्षार, क्षार हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, 7 से कम तो अम्ल और 7 से अधिक तो क्षार और 7 पूछे तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अभी हाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है, जो चींटी का डंक पूछा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसमें अम्ल पूछा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है एथिनोइक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है सिट्रिक अम्ल, और ऑप्शन सी है मेथिनोइक अम्ल, और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो चींटी के डंक में जो है, वो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको बता दें कि चींटी के डंक में पूछेगा, अगर ये बिच्छू के डंक में पूछेगा, मधुमक्खी के डंक में पूछेगा, ठीक है, मधुमक्खी के, चींटी के डंक में, सांप के डंक में, किसी नेटल पौधा के डंक में पूछेगा, नेटल पौधा, नेटल पौधा, नेटल पौधा के डंक में पूछेगा, मैंने किसी भी प्रकार के डंक में पूछेगा ना, तो डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो डंक में जो है वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के डंक में, वो सांप का डंक हो, बिच्छू का डंक हो, चींटी का डंक हो, मधुमक्खी का डंक हो, किसी भी पूछेगा ना तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। और फार्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम जो है वो मेथिनोइक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम ही मेथिनोइक अम्ल है, यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन में। अगर ये ऑप्शन में फार्मिक अम्ल रहता है तो ठीक है, तो फार्मिक अम्ल मारेंगे, लेकिन अगर ये फार्मिक अम्ल ना देकर मेथिनोइक अम्ल देगा तो फार्मिक अम्ल को ही हम मेथिनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और या फार्मिक अम्ल नहीं देगा, मेथिनोइक अम्ल नहीं देगा तो फार्मिक अम्ल देगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथिनोइक अम्ल, मेथिनोइक या फार्मिक दोनों ही है, चींटी के डंक में नहीं, किसी भी प्रकार के डंक में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहवावक उत्तक, सहवन उत्तक है। इसमें सहवावन उत्तक पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है अपेंडिक्स, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है जाइलम, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। किसका राइट, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो 9 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो सहवन उत्तक कौन है। तो सहवन उत्तक एक फ्लोएम दिख रहा है और एक जाइलम दिख रहा है, ठीक है। तो सहवन उत्तक जो है वो फ्लोएम में भी पाया जाता है, फ्लोएम में भी और जाइलम में पाया जाता है, तो इसका दोनों हो जाएगा, तो इसलिए डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, डी जो राइट जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है वो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो 10 का राइट जवाब हो जाएगा हमारा, ये प्रोटोजोआ जो है वो परासरण द्वारा जो है वो उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासन करता है, परासरण द्वारा। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरा, उसके बाद है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, सबसे बड़ी, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है अग्न्याशय, अंडाशय, एंड्रिल और यकृत। जिसका राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो लीवर। एक बात याद रखिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर होती है। और इसका वज़न भी कभी कभी पूछता है कि इसका वज़न कितना आता है, तो 1.5 होता है इसका, 1.5 kg, 1.5 kg इसका वज़न होता है, 1.5 kg। ये भी पूछता है कि लीवर का, ये जो लीवर बोले या यकृत बोले सेम है, तो लीवर का जो है वज़न कितना होता है, तो 1.5 kg, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन। शरीर का संतुलन जो है तो दिमाग बनाए रखता है, लेकिन इसमें दिमाग नहीं दिया है, वो दिमाग के पार्ट्स दिए हैं। तो जो है सेरिब्रम जो है वो दिमाग का ही एक भाग है, मस्तिष्क स्टेशन ये भी दिमाग का ही भाग है, और क्रेनियम, क्रेनियम भी दिमाग का ही भाग, जो खोपड़ी जो है क्रेनियम, क्रेनाल बुल कहते हैं उसको, जो हमारे खोपड़ी के ऊपर जो मस्तिष्क में जो खोपड़ी होती है उसी को हम क्रेनियम बोलते हैं,
क्रिनाल बोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिनाल बोन। ठीक है, तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन जो है हमारा वो जो है वो सेरिबेलम, हमारे शरीर का मतलब शरीर बोल रहे हैं, मस्तिष्क का एक भाग है, पार्ट है, उसका नाम है सेरिबेलम। जो यही जो है वो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। और क्रेनियम जो है वो मस्तिष्क की रक्षा करता है। मस्तिष्क पर चोट लगता है उसको हजम कर लेता है, ज़्यादा दिमाग पर चोट नहीं आता इसी की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था में जो है उस शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन सा है? इनमें से कौन है जो शारीरिक परिवर्तन का कारण है? टेस्टोस्टेरोन, और ऑप्शन बी दिए एस्ट्रोजन व थायरॉक्सिन, और ऑप्शन डी है ए और डी, ए और सी दोनों। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब जो है वो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो किशोरावस्था में जो है वो टेस्टोस्टेरोन, अर्थात जो लड़कों के शरीर में जो मूछें दाढ़ी हुए रहते हैं वो सभी टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आते हैं। और ये किशोरावस्था में ही ये सब दाढ़ी मूछें आती रहती है, तो इस टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है, इसी के कारण किशोरावस्था में परिवर्तन का होता है। उसके बाद है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन भी ये होता है लड़कियों में होता है, उनमें ये होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन लड़कों में होता है। तो इन्हीं दो हार्मोन्स के कारण शारीरिक परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट जवाब हो जाएगा हमारा, ए और सी दोनों। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं ये पूछा है। तो मानव हृदय जो है वो कितने भागों में बटा होता है? कितने भागों में बटा होता है? तो मानव हृदय जो है आपको बता दें कि मानव हृदय अभी उतना अच्छा फोटो नहीं बना पाया है, मान के हृदय है, और इसके 4 भाग होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। तो ये दाया निलय, ये बाया निलय, दाया निलय, ये जो 4 प्रकार के होते हैं। हमारे जो है हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन ए दिया है, ये रक्त क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है, कि इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? रक्त जो है वो क्या होता है? रक्त क्या है? अरे भाई रक्त तो कोशिका तो है नहीं, वो तो पदार्थ है नहीं। क्या हो जाएगा? रक्त एक ऊतक है, तरल संयोगी ऊतक है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द जो है वो किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द सबसे पहले किसने बताया? जिन शब्द, तो ऑप्शन ए दिया है मेडल ने, डार्विन ने, जोहान्सबर्ग ने और लेमार्क ने। तो किसने बताया था जिन का सबसे पहले? जिन जो है सबसे पहले जो है वो जोहान्सबर्ग ने बताया था। इसका पूरा फुल नाम नहीं, इसमें सिर्फ जोहान्सबर्ग ने दिया है। तो ऑप्शन सी जरा जवाब हो जाएगा कि जिन शब्द का प्रस्तुत सबसे पहले जोहान्सबर्ग ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किए होता है? जो है वो हमारा पूछा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के छड़ का? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है इस्पात के छड़ का, कि पीतल के छड़ का, कि नरम लोहे का छड़ का, कि इनमें से कोई नहीं? कौन हो जाएगा? चुंबक बनाने के लिए जो है नरम लोहे का छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट जवाब हमारा हो जाएगा। जब भी पूछेगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहे का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जब किसी चालक का तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं कौन? गतिशील कण कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है परमाणु, उसके बाद आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पूछा है जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? तो इसमें कौन गति करता है, यही पूछा है हमसे। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जो है वो गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। यही जो है इलेक्ट्रॉन वो अक्ष में पूरे चारों ओर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन जो है।
ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम है, ओम का नियम को कौन प्रदर्शित करता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में, क्योंकि ये भी पूछ देता है, 2 नंबर का पूछ देता है कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम का नियम, ओम का जो नियम होता है वो 2 नंबर में पूछ देता है। और इसी को पूछे सत्यापन हो, सत्यापन बोल देता है, सत्यापन। तो ये कितना नंबर का हो जाता है, 5 नंबर का, 5 नंबर का, 5 नंबर का सत्यापन। और किसे कहते हैं, अगर बोलेगा ओम का नियम किसे कहते हैं और इसे सत्यापन करें तो वो 5 नंबर का हो जाएगा। और सिर्फ पूछेगा ओम का नियम किसे कहते हैं तो 2 नंबर का पूछता है। और ऑब्जेक्टिव में इसका सूत्र पूछ देता है, जैसे यहाँ पूछा है कि ओम का नियम है, इसमें से कौन ओम का नियम को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए दिया है V बराबर आई आर, कि V बराबर आई स्क्वायर आर। और ऑप्शन सी दिया है V बराबर आई स्क्वायर आर। ऑप्शन डी है V बराबर आई आर। क्या हो जाएगा, तो जो है यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो ओम के नियम का क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, आई आर होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ कहाँ ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में दिया है V बराबर आई आर। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विभवांतर का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है विभवांतर का एस आई मात्रक पूछा है, विभवांतर का। तो विभवांतर का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो विभवांतर का एस आई मात्रक जो है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमीटर का प्रयोग होता है, आमीटर का प्रयोग जो है, आमीटर का प्रतिरोध होता है कितना, सॉरी यहाँ पर प्रतिरोध पूछा है। आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर का प्रतिरोध जो है वो कितना होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ये रहा कि विद्युत बल का फिलामेंट, विद्युत बल का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। विद्युत बल का फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है, यही हमसे पूछा है, किस धातु का बना होता है। तो किस धातु का बना होता है, ऑप्शन ए दिया है तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। तो जब भी पूछेगा विद्युत बल का फिलामेंट, विद्युत बल में जो है वो फिलामेंट जो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का। ऑप्शन डी हो जाएगा। और कभी कभी ये पूछता है कि विद्युत बल में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस। ठीक है, और निष्क्रिय गैस कौन कौन होते हैं, तो आर्गन, आर्गन हो जाएगा हमारा। उसके बाद हो जाएगा नाइट्रोजन, 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 आर्गन, जेनॉन, क्लेप्टॉन, ये सब जो है निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो ये भी पूछता है, ये पूछता ही हर साल पूछता है कि विद्युत बल में कौन सा गैस भरी है, बस ऑप्शन चेंज करता है कि अभी जो है नाइट्रोजन देगा तो किसी में आर्गन देगा, किसी में क्लेप्टॉन देगा, किसी में जेनॉन देगा। तो ये सभी निष्क्रिय गैस ही हैं। और ऐसे ही पूछ देता है कि विद्युत बल में कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें दे देगा भारी गैस, निष्क्रिय गैस, ज्वलनशील गैस, ऐसे पूछते निष्क्रिय गैस ऑप्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रियोस्टेट का उद्देश्य जो है वो ऑप्शन ए दिया है धारा का वृद्धि, धारा का परिणाम में कमी, धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। तो रियोस्टेट का उद्देश्य जो है वो धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी होना, ये रियोस्टेट का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा है हमसे। तो क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो हमारा हो जाएगा कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है इनमें से, श्वसन के अंतिम उत्पाद पूछा है। क्या हो जाएगा, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है,
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया CO2 और H2O, CO2 H2O, CO2 और ऊर्जा, और COH2O और ऊर्जा, और CO2 H2O और ऊर्जा। कौन हो जाएगा? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद, जो श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो CO2 और H2O। जब हम सांस लेते हैं और हम बाहर निकालते हैं उसमें कौन कौन से गैस होते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। उसके बाद हमारा कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये पूछा है। कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेटाइन पूछा है, डेटाइन, इनामेल, अस्थि यानी अस्थि मने होता है, और उसके बाद क्राउन, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, हड्डी को ही अस्थि कहते हैं, मजा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल। ये जो है दांत की सबसे कठोरतम भाग है। ये भी पूछता है कि दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन होता है? इनामल। ये भी पूछेगा दांत की सबसे ऊपरी परत, तो इनामल। दोनों एक ही ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया है कि अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ग्रास नाल की सबसे लंबी जो है कौन है? तो इसमें हो जाता है मानव आहार नाल में सबसे लंबा भाग जो है वो छोटी आंत का होता है। नाम है छोटी आंत लेकिन बहुत लंबा होता है, लगभग 3-4 मंजिल घर के आसपास होता है इसका लंबाई, जो बहुत बड़ा होता है। इके में इधर उधर ऐसे 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 पूरा लिपटा रहता है, तभी तो हमारा खाना एकदम अच्छे से तरीके से पच पाता है। और इसी में हमारा खाना का अंतिम पाचन इसी में होता है, छोटी आंत में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण जो निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो इसका तो राइट आंसर ऐसा दिख रहा है परागकण, तब पराग को उसके अंदर बनते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। चालनी नलिकाएँ किस में पाई जाती है? चालनी नलिकाएँ किस में पाई जाती है? ठीक है, नहीं पूछा हमसे, तो इसमें हो जाएगा चालनी नलिकाएँ किस में पाई? तो जाइलम में पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आरबीसी का जीवन अवसित होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी लाल रक्त कण। लाल रक्त कण का जो है वो कितने दिनों तक ये जीवित रहता है? तो 120 दिन आरबीसी का। और पूछेगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी माने श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण का जीवन काल पूछे तो 4 से 5 दिन होता है, अधिक से अधिक 4 से 5 दिन। और वहीं पूछेगा आरबीसी का, तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन होता है, ऐसा ही होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो रक्त के 2 पार्ट होते हैं, एक आरबीसी एक डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन पूछा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन और मास्टर सेल। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है यहाँ पर अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किस में निषेचित होता है? तो ऑप्शन ए दिया योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में और फेलोपियन नलिका में। तो अंडाणु जो है वो किस में निषेचित होता है? तो बहुत लोग सोच रहे अंडाणु जो है वो अंडाशय में निषेचित होता है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा।
अंडाणु जो है फेनालुपिन नलिका में निषेचित होता है, फैलोपिन नलिका में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स नहीं है। पादप हार्मोन्स पूछा है, एथिलीन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, साइटोकॉक्सिन। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो जो है इसका राइट जवाब जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे जो पादप एथिलीन भी एक पादप हार्मोन से, ये पौधों में ही पाया जाता है। एथिलीन के कारण ही जो फल पक पाते हैं। फल जो है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि फल जो है किस हार्मोन्स के कारण पकते हैं, तो एथिलीन के कारण जो है फल किसके कारण पकते हैं, तो एथिलीन के कारण। ठीक है, और साइटोकिनिन ये भी पादप हार्मोन से पौधों में पाया जाता है। ये ऑक्सिन भी पादप हार्मोन से। साइटोकिनिन ये मनुष्य में होता है। इसमें पूछे कौन पादप हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में जो नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिकारिका। तो ये यहाँ पे जो है वो अंडाशय तो मनुष्य में पाया जाता है, वर्तिकाग्र से, और ये तो होगा नहीं तीनों। पुंकेसर हो जाएगा। फूल में पुंकेसर नर जननांग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन निम्न में से किसका नहीं होता है? तो अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में कि यूग्लिना में। इसमें पूछा है तो किसमें नहीं होता है, क्या हो जाएगा? किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में जो है वो द्विखंडन नहीं होता। अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, लेकिन हमारा जो है ईस्ट जो है ये ईस्ट में नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा यानी प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अभी तो सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इनमें से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है चार्ल्स डार्विन, जॉन ग्रेगर मेडल, लैमार्क, वाइंसमान। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो अनुवांशिकी का पिता जो है वो किसे कहते हैं? तो जॉन ग्रेगर मेडल को कहते हैं। और ये भी पूछता है कि जॉन ग्रेगर मेडल ने अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को। मटर के पौधे को ये भी पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जॉन ग्रेगर मेडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए सबसे पहले किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस भी कर दें ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दे उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पेड़ पौधे जो है वो उत्पाद कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और जो है सर्वहारी जैसे मनुष्य, कुत्ता, बैल, ये सब जो क्या उपभोक्ता कहलाते हैं। और अपघटक किसे कहते हैं? तो जीवाणु को, जो फंगस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, इसको जो हम अपघटक कहते हैं। अपघटक बैक्टीरिया को, फंगस वगैरह को कहते हैं। उपभोक्ता जो है मनुष्य, बिल्ली, जानवर सबको उपभोक्ता कहते हैं। और पेड़ पौधों को जो है उत्पाद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े यानी 46। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है किसमें? ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O3। और जो ऑक्सीजन का कितना होता है? O2 होता है। मतलब कि इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं ओजोन में, और ऑक्सीजन में 2 होते हैं। ठीक है, और ओजोन में 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के।
ये भी पूछता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, तो 3। ये तो इसके ऐसे ही पाए जाते, O3 है तो 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पूछा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, स्क्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रांसफोसोस्फीयर, किस में होता है, तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं और इसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं इसे क्या कहते हैं, तो धातु, सॉरी अधातु, यहाँ पे उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु, क्या कहते हैं इसको, तो इनको जो है वो हम धातु कहते हैं। जो भी है, जो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं उसको हम धातु कहते हैं। और ये पूछेगा इलेक्ट्रॉनों का योग कर ऋणात्मक बनाते हैं तो अधातु हो जाएगा, और धनात्मक पूछेगा तो धातु हो जाएगा। इसका राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहा पर जिंक लेपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पर जिंक लेपन, जिंक जो लोहे पर जो जिंक लेपन, ग्रीस लेपन क्यों किया जाता है, इसको संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए इस पर जो है जिंक लेपन किया जाता है। और ये पूछा है कौन सी प्रक्रिया, इसको लेपने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सहयोगी यौगिक है, संयोजिक यौगिक है, ऑप्शन ए दिया है NaCl, CaCl2, CH4 और ऑप्शन डी है Na2O। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 43 का जो है वो राइट जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी जो राइट जवाब हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आभूषण बनाने वाले सोने होता है कितने कैरेट का, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, वो जो है 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो आभूषण बनाए जाते हैं वो शुद्ध सोने का नहीं होता है, शुद्ध सोना इतना लचीला होता है कि वो टूट जाएगा। आभूषण बनाते समय उसको बहुत महीन पार्ट में काटा जाता है, तो उसको नहीं किया जा सकता, शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकते। जो कहता है कि 24 कैरेट का सोना है तो हो ही नहीं सकता, आभूषण 24 कैरेट का होता ही नहीं है। जब भी आभूषण बनेंगे तो 22 कैरेट के बनेंगे, 22 कैरेट से ऊपर का आभूषण बन ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ 2% मिलाना पड़ता है तभी आभूषण बन पाते हैं। और जो सुनार कहता है कि हाँ नहीं ये आभूषण 24 कैरेट का है, तो सरासर झूठ बोल रहा है। 24 कैरेट का यहाँ तक सिक्का नहीं बनता, सिक्का जो होता है ना, सिक्का वो भी 23 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना नहीं से होता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। जो बिस्किट आता है ना शुद्ध सोने का बिस्किट, वो बिस्किट आता है ना ऐसे 1 kg का, 1 kg का जो बिस्किट आता है वो 24 कैरेट का होता है। बाकी कोई आभूषण बन ही नहीं पाता है। और यहाँ तक जितने हमारे मार्केट में है वो 23-22 कैरेट कहाँ, वो 20-18 कैरेट के सोना बेचते हैं। 4% 6% उसमें कुछ मिलावट करते हैं। लेकिन अगर जो आभूषण की बात की जाए तो 22 कैरेट का ही बन पाता है शुद्ध सोना, आभूषण 22 कैरेट का बन पाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में पूछा था, 2023 के द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन पूछा था कि शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का। एक ही नहीं होता, आप जाकर क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए 2023 के द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का। और यहाँ पर आभूषण बनाने वाले सोने कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है, निम्न से कौन जो है उत्कृष्ट तत्व है, कौन हो जाएगा, तो उत्कृष्ट तत्व देखिए आ गया ना क्वेश्चन, उत्कृष्ट तत्व यानी निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस को यहाँ
उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। निष्क्रिय गैस में क्या क्या मैंने बताया था? आर्गन, उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद में था जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब 4 में बताए थे। और चारों में से इसमें कौन है? यहाँ पर दिया आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन। देखिए यहाँ पर आर्गन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।